हेलो स्टूडेंट। लास्ट अभी हमने जब हमारी वीडियो क्लास हुई थी तो हमने देखा था कि किस प्रकार से हम लोग मेमोरी में डेटा को स्टोर कर पाते हैं। अलग अलग टाइप की हमने मेमोरी के बारे में बात किया था। हमने पढ़ा था कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, फिर सेकेंडरी मेमोरी के अलग अलग टाइप देखे थे। और सबसे रिसेंटली हमने जो लास्ट वीडियो लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से हम लोग फ्लैश मेमोरी का यूज़ करते हैं। और फ्लैश मेमोरी एक प्रकार से मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव का ही टाइप होता है, तो उसके बारे में हमने पढ़ा था। और मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि आज के लेक्चर में, आज जो हमारा नया वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम लोग इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो लेट स्टार्ट। इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस होती क्या है? Input devices are used to enter data instructions commonly used and user response into the computer. Input devices क्या होती है? एक प्रकार का तरीका होता है जिसमें हम लोग कुछ डेटा या कुछ इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर को देते हैं। कंप्यूटर उन डेटा को, उन इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट करता है और उसको एक्सेप्ट करने के बाद उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है। कुछ डेटा उसको सेव करना होता है, वो डेटा सेव करता है और उसके अकॉर्डिंग वो फिर हमें क्या देता है? आउटपुट देता है। तो इनपुट डिवाइसेस जनरली क्या कहलाती है? इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर। अब यहाँ पर कुछ आपके सामने अलग अलग टाइप के इनपुट डिवाइसेस बताई गई है, उनके नाम लिखे हुए हैं। और ये सारी इनपुट डिवाइसेस के बारे में हमें शॉर्ट नोट पढ़ना है, मतलब शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हमें पढ़ना है, क्योंकि आपसे इनके बारे में पूछा जा सकता है। इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो आप लोग जानते हैं, फेमिलियर है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होगी जिनके आपने नाम सुने हैं लेकिन आप लोगों को देखा नहीं है। तो अपन स्टार्ट करते हैं, तो उससे आपको और जल्दी जल्दी क्लियर होता जाएगा कि ये चीज़ें है क्या। सबसे पहले अपन बात करते हैं कीबोर्ड की। तो कीबोर्ड की अगर हम लोग बात करें तो कीबोर्ड सबसे मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस होती है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं? डेटा एंटर कर पाते हैं। आप लोग जो स्लाइड देख पा रहे हैं वो स्लाइड भी क्या है? जब उसके ऊपर राइटिंग वर्क किया गया तो राइटिंग वर्क किसके थ्रू किया गया? कीबोर्ड के थ्रू। आपके मोबाइल जो होते हैं वो पहले कीपैड वाले मोबाइल आते थे, अभी भी आते हैं, लेकिन आजकल सारा सब कुछ डिजिटल हो गया है। तो हम लोग जो मोबाइल यूज़ करते हैं वो मोबाइल के हैं, उसमें भी आपको कुछ टाइपिंग करना होता है तो फिर आपको कीबोर्ड उसमें स्टार्ट करना ही पड़ता है। आप व्हाट्सअप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, तो व्हाट्सअप और फेसबुक में भी आपको जो टाइपिंग वर्क करना होता है वो आपको कीबोर्ड के थ्रू ही करना होता है। तो कीबोर्ड इस सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला इनपुट डिवाइस होता है जिसमें हम लोग टेक्स्ट को या इंस्ट्रक्शन को एंटर करते हैं, जिसके थ्रू इट कंटेन सेवरल कीज और स्विचेस विच करस्पॉन्ड टू अ सिंबल रिटन ऑन इट। इसके अंदर बहुत सारी कीज होती है, इसके अंदर बहुत सारे स्विचेस होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे सिम्बॉल्स होते हैं। और इन अलग अलग कीज, सिम्बॉल्स और जो अल्फ़ाबेट के इसमें सिम्बॉल आपको मिलेंगे या इसमें आपको न्यूमेरिकल के मतलब कुछ अलग अलग सिम्बॉल्स मिलेंगे। तो ये सारी जो कीज़ होती हैं इनका हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हम लोग डेटा या इंस्ट्रक्शन को एज अ इनपुट सिस्टम को दे पाएँ। जनरली अ कीबोर्ड कंटेन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द कीज़। अल्फ़ाबेट कीज़ होती है इसमें ए से लेके जेड तक, फिर नंबर्स कीज़ होती है 0 से 9 तक, फिर डायरेक्शंस कीज़ होती है, आपने 4 डायरेक्शन की देखी होगी, एरो बने होते हैं। उसके बाद फंक्शंस की होती है। फंक्शंस की आपने हमेशा कीबोर्ड के ऊपर देखी होगी, F1, F2, F3, F4, ऐसी टोटल F12 कीज़ होती है। और उसके अलावा भी कुछ ऐसी कीज़ होती है जो उनके ऊपर उनके नाम लिखे होते हैं, जैसे स्पेस बार, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये स्पेस बार है, ठीक है। फिर टेप का बटन होता है, शिफ्ट का बटन होता है, अल्टर होता है, कंट्रोल होता है, डिलीट होता है, बैक स्पेस होता है, लॉक होता है, नम लॉक होता है। ऐसे बहुत सारे कीज़ आपके सामने जो कीबोर्ड बना हुआ है उसमें आप देख सकते हैं। यहाँ पे टोटल एक जो सबसे मिनिमम कीज़ वाला जो कीबोर्ड मार्केट में आता है वो 105 मिनिमम कीज़ उसमें होती ही होती है। और उसके ज़्यादा भी कीज़ हो सकती है, अगर आप मल्टीमीडिया कीबोर्ड यूज़ करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा कीज़ मिल जाएगी। तो मतलब 105 कीज़ आपको जनरली एक कीबोर्ड के ऊपर मिलेगी। इसके बाद दूसरा जो कॉमन यूज फुल इनपुट डिवाइस हमारे पास होती है वो होती है माउस। माउस इज अ हैंडहेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस यूज्ड टू सिलेक्ट अ और पॉइंट एन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेड ऑन द कंप्यूटर।
माउस का हम लोग यूज़ क्यों करते हैं? ये एक प्रकार से हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस होती है। हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब क्या हुआ कि इसको हम लोग हाथ में रखकर चलाते हैं और ये एक प्रकार से पॉइंटिंग करती है। जैसे मैं यहाँ पे आपके सामने, ये एक कर्सर है जो आपके सामने इस प्रकार से मूव हो रहा है लाइन वाइज। तो ये जो कर्सर है ये मैं किससे चला पा रहा हूँ? ये मैं चला पा रहा हूँ माउस के थ्रू। तो माउस क्या करता है? पॉइंटिंग करता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो इसी कारण से इसे क्या कहा जाता है? हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस। और इसका यूज़ क्यों करते हैं हम लोग? क्योंकि हम लोग ग्राफिक्स, हम लोग जो सिस्टम यूज़ करते हैं वो GUI टाइप होते हैं। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। यहाँ पर जो इंटरफेस मेरे सामने अभी है, मैं जिस लैपटॉप के ऊपर ये वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ या जिस मोबाइल पर या जिस लैपटॉप पे आप लोग इस वीडियो लेक्चर को सुन रहे हैं, तो ये कैसा मीडियम है हमारे बीच में? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, GUI टाइप का है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज 1994 के पहले, 1993 के पहले जितने भी कंप्यूटर्स आते थे वो सारे कंप्यूटर्स CUI टाइप होते थे। CUI टाइप का मतलब होता है कमांड यूज़र इंटरफेस। कमांड यूज़र इंटरफेस का मतलब होता है कि वहाँ पे आप लोग को कुछ भी डेटा एंटर करना है तो वहाँ पे आपको टाइपिंग करना पड़ेगी। वहाँ पे आप लोग माउस का, उस समय माउस नहीं होते थे या माउस का यूज़ नहीं कर सकते थे। उस समय आपको जितनी भी कमांड देना होती थी वो सारी कमांड आपकी कहाँ पे चलती थी? कमांड यूज़र इंटरफेस पे। अगर आपने कभी देखा होगा आपके सिस्टम में ही एक डॉस करके ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसकी स्क्रीन पूरी ब्लैक होती है। आप लोग जब भी अभी क्लास में आएंगे तब मैं आपको प्रैक्टिकली उसको करके दिखाऊंगा कि किस प्रकार से हम लोग डॉस कमांड का यूज़ पहले करते थे और उसमें केवल एक ब्लैक स्क्रीन होती थी, कोई ग्राफिक्स हमारे स्क्रीन के ऊपर नहीं होता था और ना ही वहाँ पे कोई माउस का हम लोग यूज़ करते थे। वहाँ पे केवल आपको राइटिंग वर्क करना होता था। आपकी कमांड भी राइटिंग वर्क में ही, फॉर्म में ही सिस्टम को दी जाती थी और उसी फॉर्म में क्या होता था? डेटा प्रोसेस होता था। तो माउस का यूज़ हम लोग करते हैं GUI टाइप की डिवाइसेस के ऊपर और आजकल जितने भी सिस्टम हैं सारे GUI टाइप के। द मोशन ऑफ द माउस सिमुलेट्स द मोशन ऑफ द माउस पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। हम जैसे जैसे माउस को मूव करते हैं वैसे वैसे जो पॉइंटर है स्क्रीन के ऊपर वो भी मूव करता है। जनरली इट कंटेन्स लेफ्ट राइट स्क्रॉल बटन। ये लेफ्ट बटन है, उधर राइट बटन है और ये आपका क्या कहलाएगा? स्क्रॉल बटन कहलाएगा, जो व्हाइट कलर का गोल गोल घूमता है। अब जो माउस आते हैं वो भी दो टाइप के आते हैं, एक होता है मैकेनिकल माउस और एक होता है ऑप्टिकल माउस। आजकल आप लोग जितने भी माउस देखते हैं वो सारे ऑप्टिकल माउस है, ठीक है। और पहले जो आते थे, जब मैंने फर्स्ट टाइम कंप्यूटर पढ़ा था तब हम लोग जो माउस यूज़ करते थे वो मैकेनिकल माउस होते थे। मैकेनिकल माउस के नीचे उसमें लाइट नहीं जलती थी। जैसे मैं आपको एक दिखाऊं, मेरे हाथ में एक माउस है, इस माउस को अगर आप देखेंगे तो इस माउस में आपको एक LED यहाँ पे जलती हुई दिखाई देगी, यहाँ पे, ठीक है, रेड कलर की LED है। तो ये जो LED है इसका यूज़ हम लोग आजकल ऑप्टिकल माउस, एज अ ऑप्टिकल माउस में इसका यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑप्टिकल सेंसर लगे होते हैं और ये ऑप्टिकल सेंसर क्या करते हैं? माउस के मूवमेंट को सेंस करते हैं और उसके सेंस से ही माउस जब मूव करता है तो पॉइंटर भी मूव करते हैं। लेकिन इसके पहले अगर हम मैकेनिकल माउस की बात करें तो इसके पहले जो माउस आते थे उन माउस में उस पर्टिकुलर LED की जगह पर एक छोटी सी रबड़ की गोल बॉल होती थी और वो बॉल जैसे जैसे मूव करती थी वैसे वैसे पॉइंटर भी मूव करता था। लेकिन उस समय आप लोगों को शायद आश्चर्य होगा कि उस समय जो स्टूडेंट होते थे वो बॉल को निकाल के ले जाते थे और उससे खेलते थे। तो इसी कारण से ऐसी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी। जनरली ये प्रॉब्लम लैब में होती थी। तो ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए भी हम लोग आजकल ऑप्टिकल माउस यूज़ करते हैं। और खैर ये तो एक मजाक की बात हुई, लेकिन वो बॉल इतना ज़्यादा, मतलब वो जो माउस हम लोग यूज़ करते थे वो माउस इतना ज़्यादा रिलायबल नहीं था क्योंकि वो बॉल कितनी बार अपने आप ही निकल के बाहर आ जाती थी। तो उस कंडीशन में माउस वर्किंग कंडीशन में नहीं रहता था। तो हमने मैकेनिकल माउस को तो अब आजकल छोड़ ही दिया है। हाँ, लेकिन आपको मार्केट में माउस ज़रूर मिल जाएंगे। और दूसरा होता है ऑप्टिकल माउस। तो ऑप्टिकल माउस तो हम आज भी यूज़ कर रहे हैं। अब इसके ऊपर टोटल हम लोग ये कुछ ऑपरेशन है, ये कुछ ऑपरेशन हम लोग इस माउस के थ्रू यूज़ करते हैं। एक होता है लेफ़्ट क्लिक और क्लिक, फिर डबल क्लिक, फिर राइट क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप एंड स्क्रॉल। ये सारे ऑप्शन हैं जो हम लोग एक माउस के थ्रू यूज़ करते हैं। और ये आज शायद आपने पहली बार पढ़े होंगे, लेकिन आप इनका यूज़ ज़रूर करते हो। लेकिन आपने कभी उसको माइंड नहीं किया होगा कि हाँ, हम लेफ़्ट क्लिक भी करते हैं या राइट क्लिक भी करते हैं या डबल क्लिक करते हैं
या ड्रैग एंड ड्रॉप भी करते हैं कितनी बार हम लोग स्क्रॉलिंग भी करते हैं। लेकिन आप लोगों ने कभी इसको एज अ चैप्टर या एज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट कभी नहीं पढ़ा। तो ये पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ही हमें दूसरों से अलग बनाएगी। नेक्स्ट होता है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भी क्या है, एक प्रकार से इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक इज एन इनपुट डिवाइस कंसिस्टिंग अ स्टिक दैट इज यूज्ड टू मूव ऑब्जेक्ट इन एन एंगल और डायरेक्शन। जॉयस्टिक क्या होती है, एक इनपुट डिवाइस होती है जो मूव करती है किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ किसी पर्टिकुलर एंगल से या किसी डायरेक्शन में। जॉयस्टिक का मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल बताऊं। अगर आप लोग कभी आप जैसे कार में बैठते हैं या आपने खुद ने कार चलाई हो, तो उसमें जो गियर होता है वो गियर भी एक प्रकार से जॉयस्टिक जैसा होता है, लेकिन उसको जॉयस्टिक नहीं कहते हैं। जॉयस्टिक अगर आपको एक्चुअल में देखना है तो सबसे ज़्यादा जॉयस्टिक का जो यूज़ होता है वो वीडियो गेम्स में होता है। और आप लोग कभी मॉल में जाए तो वहाँ पे देखिएगा कि जो गेमिंग जोन बने हुए होते हैं उन गेमिंग जोन में जॉयस्टिक का ही यूज़ होता है। सबसे कॉमन उसमें एक होता है वो बाइक वाला, बाइक रेसिंग का एग्जांपल। उसमें आप जब बाइक पे बैठते हैं और बाइक में जब आप इधर उधर मूव करते हैं, मतलब इस प्रकार से आप ऐसे मूव करते हैं, तो बाइक जो मूव हो रही है वो एक प्रकार से जॉयस्टिक ही मूव हो रहा है। और आपके जॉयस्टिक के मूव होने के कारण जो वीडियो मतलब टीवी के अंदर वहाँ का जो वीडियो गेम जहाँ चल रहा होता है उसमें भी जो राइडर होता है वो मूव करता है। तो ये सब कमाल किसका होता है, जॉयस्टिक का। तो ये जॉयस्टिक का हम लोग यूज़ करते हैं जनरली वीडियो गेम खेलने में। फिर दूसरा होता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, आपको पता है, हमारे स्कूल में भी हमारे क्लासेस में भी हम लोग कितनी बार माइक्रोफोन का यूज़ करते हैं। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैंने भी यहाँ पे माइक्रोफोन लगा रखा है। तो ये जो माइक्रोफोन है, ये माइक्रोफोन क्या कर रहा है, मेरी वॉइस को इस कंप्यूटर तक ईजिली पहुँचा रहा है। ठीक है, माइक्रोफोन का काम होता है कि डेटा को सिस्टम तक पहुँचाना या उसको एज ए इनपुट सिस्टम तक पहुँचाना। तो इसी कारण से मैं भी यहाँ पे माइक्रोफोन यूज़ कर रहा हूँ। और कितनी बार जब बहुत ज़्यादा लोगों तक हमें बात पहुँचानी होती है तभी हम लोग माइक्रोफोन का यूज़ करते हैं, क्योंकि उसके आगे क्या लगा होता है, एक स्पीकर लगा होता है। वो स्पीकर उस माइक्रोफोन के थ्रू आने वाली वॉइस को एम्पलीफाई कर देता है, और एम्पलीफाई करने के बाद वो वॉइस हमें इजीली सुनाई देती है। फिर वेब कैमरा। वेब कैमरा भी मेरे इस सिस्टम में अभी लैपटॉप में चल रहा है। वेब कैमरा हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, इमेजेस को कैप्चर करने के लिए या वीडियो बनाने के लिए। अभी देखा जाए तो मैं यहाँ पे जो ये वीडियो फाइल बना रहा हूँ, ताकि आप लोग कुछ दिनों बाद जब आप इस वीडियो फाइल को देखेंगे तो आपको ये वीडियो फाइल इजीली समझ में आए और ये थ्योरी समझ में आए। इसी कारण से मुझे ये वीडियो फाइल बनाना है और आपको ये वीडियो फाइल देखना है। तो ये वीडियो फाइल बनाने में दो चीज़ें मैं यहीं पर भी यूज़ कर रहा हूँ, एक तो माइक्रोफोन और एक वेब कैमरा। तो ये जो वेब कैमरा होता है ये जनरली हम लोग चैटिंग करने में यूज़ करते हैं, या कॉन्फ्रेंसिंग यूज़ करने में यूज़ करते हैं, या वीडियो बनाने में यूज़ करते हैं। और सबसे ज़्यादा तो आजकल की जनरेशन यूज़ करती है वीडियो बनाने में। जो वीडियो आप लोग देखते हैं, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है टिकटॉक को, लेकिन फिर भी लोग अभी भी वीडियो बनाते हैं और वो वीडियो अपलोड करते हैं। तो ये वीडियो अपलोड करना, वीडियो बनाना, वीडियो चैटिंग करना, कॉन्फ्रेंसिंग करना, ये सब चीज़ें हम अगर वेब कैम के थ्रू कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे वेब कैमरा यूज़ हो रहा है। और वेब कैमरा जो यूज़ हो रहा है ये भी एक प्रकार से क्या है, इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा। इनपुट डिवाइस के नाम पे हमने ये तीन चीज़ें अभी और पढ़ी। इसके बाद हम लोग देखते हैं ग्राफिक टेबलेट। ग्राफिक टेबलेट क्या होता है, ये एक प्रकार का टेबलेट होता है। ये आपके सामने डायग्राम बना हुआ है। इस टेबलेट में, ये टेबलेट भी एक इनपुट डिवाइस होती है जिसमें हम लोग ड्राइंग कर सकते हैं, स्केचेस बना सकते हैं। और हम जो ड्राइंग यहाँ पे करेंगे या स्केचेस यहाँ बनाएंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम के अंदर स्टोर होता चला जाएगा। इट कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिकली सेंसिटिव सरफेस ऑन विच एनीथिंग कैन बी रिटन और ड्रॉन यूजिंग द स्टाइलस और पेन। यहाँ पे एक स्टाइलस होता है। ये हम लोग जो नॉर्मल पेन यूज़ करते हैं वो नॉर्मल पेन नहीं होता, ये एक स्टाइलस कहलाता है, या इसको हम लोग टेबलेट का पेन बोल सकते हैं। और ये टेबलेट का जो पेन होता है, इसके थ्रू हम लोग जब इस टेबलेट के ऊपर कुछ ड्राइंग करते हैं, कुछ स्केचेस बनाते हैं, कुछ राइटिंग वर्क करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो चीज़ें कहाँ चली जाती है, सिस्टम में चली जाती है। क्योंकि इस स्टाइलस के अंदर सेंसर होता है। वो सेंसर इस पर बनाई जाने वाली ड्राइंग को क्या कर लेता है, सेंस कर लेता है। और उसके सेंस करने के कारण हम लोग इसको एज ए इनपुट कहाँ दे पाते हैं, सिस्टम को दे पाते हैं।
Most commonly, it is used to enter digital signature, sketching or writing something while teaching with the computer in the classroom. इसका जनरली जो यूज़ होता है वो डिजिटल सिग्नेचर्स में यूज़ किया जाता है, स्केचिंग मतलब ड्राइंग बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, या कितनी बार टीचिंग पर्पस से भी इसका यूज़ किया जाता है। जब आपने कोई वीडियो लेक्चर ऐसे देखे हों जहाँ पे जो टीचर है वो पढ़ा रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं और वो चीज़ें सीधे आपको स्क्रीन पे दिखाई देती है, तो उनकी जो राइटिंग है वो सीधे स्क्रीन पे दिखाई देना वो इसी के कारण पॉसिबल हो पाता है। तो ग्राफिक टैबलेट का हम लोग यूज़ करते हैं जब हमें जनरली टीचिंग पर्पज़ में हम इसका यूज़ करते हैं, या कहीं पर हमें स्केचिंग या ड्राइंग का काम करना होता है या डिजिटल सिग्नेचर का काम करना होता है। तो आज हमने जितनी भी अभी इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा, अभी इनपुट डिवाइसेस और भी बाकी है, तो अपन आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा तो उसमें हम लोग देखेंगे लाइट पेन या टच स्क्रीन क्या होता है। तो ये भी एक प्रकार से इनपुट डिवाइसेस हैं और इन इनपुट डिवाइसेस के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। Good morning student, I am Gitesh Nagar and we have started our first chapter hardware concept and we already learned about the input devices. अब हमारे पास इसके आगे और भी इनपुट डिवाइसेस होती हैं। लास्ट टाइम हमने इनपुट डिवाइसेस में लाइट पे हमने ग्राफिक टैबलेट्स के बारे में पढ़ा था। अब आज हमें आगे लाइट पेन, टच स्क्रीन, स्मार्ट कार्ड या और भी जितनी इनपुट डिवाइसेस होती है उनके बारे में पढ़ना है। तो लेट स्टार्ट। लाइट पेन is an input device in the form of a light sensitive stylus attached with the computer's CRT monitor. लाइट पेन जो होता है ये एक प्रकार से इनपुट डिवाइस होती है और इसके अंदर एक लाइट सेंसिटिव स्टाइलस होता है, मतलब आप लोग इसको स्टाइलस भी बोल सकते हैं। इसके अंदर एक लाइट सेंसिटिव स्ट्रक्चर होता है और इसी लाइट सेंसिटिव स्ट्रक्चर के कारण हम लोग जब भी किसी टैबलेट के ऊपर या किसी CRT मॉनिटर के ऊपर इस स्टाइलस या इस पेन को चलाते हैं तो वही स्ट्रक्चर हमें कंप्यूटर के अंदर दिखाई देता है। तो यहाँ पर जो लाइट पेन होता है वो लाइट पेन हमेशा CRT मॉनिटर या आपके टैबलेट के साथ कनेक्टेड होता है। द लाइट पेन वॉज यूज इन द अर्ली डेज व्हेन टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी वॉज नॉट अवेलेबल। लाइट पेन को हम लोग तब यूज़ करते थे जब हमारे पास कीपैड टाइप के मोबाइल होते थे या कीपैड टाइप के हमारे पास लैपटॉप और डेस्कटॉप होते थे, और उस समय हमें कुछ भी अगर स्ट्रक्चर फॉर्म करना है तो हम लोग लाइट पेन का यूज़ करते थे और उस समय टच स्क्रीन अवेलेबल नहीं था। तो अब हमने लाइट पेन का यूज़ करना स्टार्ट किया और लाइट पेन के कुछ समय बाद ही टच स्क्रीन मार्केट में आ गए थे, तब उसका लाइट पेन का यूज़ होना थोड़ा सा कम हो गया। It is used as pointing device to select the object or used to draw and write something on the screen. हम लोग लाइट पेन का यूज़ कैसे करते थे? ये एक प्रकार से पॉइंटिंग डिवाइस होती थी जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते थे, उसके ऊपर जो भी कंटेंट हमें ड्रॉ करना है वो ड्रॉ करते थे, या हम लोग चाहें तो उसके ऊपर राइटिंग वर्क भी कर सकते थे। तो लाइट पेन का यूज़ आज भी होता है, लेकिन टच स्क्रीन आने के कारण लाइट पेन का जो यूज़ है वो थोड़ा सा कम हो गया है। The next input device is touch screen. It is a touch sensitive display screen which allow interacting with the computer without using mouse or any other pointing devices. ठीक है, सबसे पहले जब हमारे पास सिस्टम थे तो उसके अंदर कोई मतलब ग्राफिक्स के तौर पे कुछ भी नहीं था, सारी चीज़ें हमें कमांड के थ्रू लिखना होती थी। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया भी था कि कमांड के थ्रू जब हम लोग इंटरेक्ट करते थे कंप्यूटर के साथ तो वो जो सिस्टम होता था, वो जो तरीका होता था वो कहलाता था कमांड यूज़र इंटरफेस। और फिर हमने ग्राफिक्स का यूज़ देखा और ग्राफिक्स हमारे सिस्टम में इंटर हुआ, तो उसके बाद से हम लोगों ने माउस का यूज़ करना चालू किया, हमने लाइट पेन का यूज़ करना चालू किया, और ये सारी पॉइंटिंग डिवाइसेस थी जो ग्राफिक्स के थ्रू हमें कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने में हेल्प करती थी। लेकिन जब से टच स्क्रीन आया, टच स्क्रीन एक प्रकार से पूरी डिवाइस का जो फेस होता है, इंटरफेस, वो पूरा ही सेंसिटिव होता है। आप जैसे ही अपने उंगली को जब आप स्क्रीन के ऊपर रखते हैं तो वो सेंसिटिव एरिया इनेबल हो जाता है और वहाँ पे जो भी ऑप्शन होता है वो प्रेस हो जाता है। तो इस प्रकार से टच स्क्रीन क्या होता है, काम करता है। आजकल आप लोग देखेंगे करीब करीब सारी डिवाइसेस, इवन आजकल जो लैपटॉप आ रहे हैं उनके साथ कीपैड तो आते हैं, लेकिन वो बाय डिफ़ॉल्ट टच स्क्रीन भी होते हैं कि कभी आप कीबोर्ड का यूज़ ना करना चाहें
तो आप टच स्क्रीन के थ्रू भी अपने काम कर सकते हैं। मतलब इसके लिए आपको माउस, एडिशनल माउस रखने की या यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। The touch screen is used in the ATM terminal, in the banks, inquiry terminal, at railway stations and airport, smartphone etc. हम टच स्क्रीन का यूज़ आजकल बहुत देखते हैं। आप लोग के पास जो मोबाइल है वो भी टच स्क्रीन है, आप ATM में जाते हैं वो भी टच स्क्रीन है, रेलवे इंक्वायरी या बस स्टैंड की इंक्वायरी में जो डिजिटल मशीन्स लगी होती है इंक्वायरी के लिए, वहाँ पे भी टच स्क्रीन का यूज़ होता है। वहाँ पे आपको अपनी बस का या ट्रेन का नंबर डालना होता है और उसकी डिटेल आपके सामने आ जाती है। या एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वहाँ पे भी टच स्क्रीन लगी है। इसके अलावा और भी बहुत सारे डिवाइसेस जो आजकल टच स्क्रीन के बेसिस पे आ रही है, उनके साथ अलग से कीबोर्ड नहीं आते। तो टच स्क्रीन के बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे जो इनपुट हमें देना होता है सिस्टम को, वो हम लोग दे सकते हैं। अब और भी हमारे पास कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं, देखते हैं अपन। एक जैसे स्मार्ट कार्ड रीडर होता है, आपने ये कार्ड देखा होगा। ये कार्ड जो होता है, ये कार्ड आजकल हम लोग ATM कार्ड के रूप में यूज़ करते हैं, या हम लोग इसको क्रेडिट कार्ड के रूप में यूज़ करते हैं। या आप लोग किसी मॉल में जाएंगे, बिग बाज़ार में गए जैसे, या रिलायंस ट्रेंड्स में गए, या रिलायंस के जो रिटेल मार्केट है उसमें गए, तो वहाँ पे वो एक कार्ड आपको जनरेट करके दे देते हैं। वो कार्ड में पहले मैग्नेटिक स्ट्रिप होती थी पीछे की तरफ, या जो ATM कार्ड हम लोग यूज़ करते थे उसमें पीछे मैग्नेटिक स्ट्रिप होती थी। लेकिन अब दिक्कत ये होती है कि मैग्नेटिक स्ट्रिप होने के कारण जब हम उसको पर्स में रखते हैं या जेब में रखते हैं तो उसमें स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, और वो मैग्नेटिक स्ट्रिप के अंदर आपकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है। अब जब उसके ऊपर स्क्रैचेस आ जाते हैं तो ATM मशीन या कोई सी भी कार्ड को रीड करने वाली मशीन जब उस कार्ड को रीड नहीं कर पाती तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसी कारण से आजकल हम लोग जो ATM कार्ड आज भी यूज़ करते हैं, लेकिन अब उसके ऊपर आप यहाँ पे देखिए, ये जो डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, ये जो पिक्चर आपके सामने है, इस पिक्चर में आपको दिख रहा है कि इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर आपके ATM कार्ड के ऊपर, आपके जितने भी स्मार्ट कार्ड हैं उनके ऊपर इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। मतलब इवन आजकल जो लाइसेंस आते हैं, या हम लोग आजकल जो आधार कार्ड आजकल जो बनवाते हैं, उन आधार कार्ड में भी इस टाइप का स्ट्रक्चर आने लगा है, ताकि क्या हो सके, ईजिली कार्ड को रीड किया जा सके। पूरे कार्ड के ऊपर मैग्नेटिक स्ट्रिप नहीं होती, केवल छोटे से पार्ट के ऊपर एक छोटी सी चिप होती है जिसको हम लोग माइक्रो चिप कहते हैं। स्मार्ट कार्ड आर प्लास्टिक कार्ड कंटेनिंग मैग्नेटिक मटेरियल या स्ट्रिप और माइक्रो चिप्स टू होल्ड सम पर्सनल डेटा और सम सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन। अब ये जो मैं मैग्नेटिक स्ट्रिप की बात कर रहा हूँ या माइक्रो चिप की बात कर रहा हूँ, इसके अंदर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है और सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन होती है। जनरली दिस कार्ड्स आर यूज्ड in companies and organization as ID card for identification and authentication purpose। हम लोग इन कार्ड्स का यूज़ जनरली कहाँ पे करते हैं, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं या जो कंपनीज होती है उनमें इनका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। क्योंकि वहाँ पर जब आप इंटर करना चाहते हैं, जैसे किसी बड़ी कंपनी या किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आप जाएंगे, तो वहाँ पे आपको एक कार्ड दिया जाता है। वो आपका आइडेंटिफिकेशन कार्ड होता है, और उस आइडेंटिफिकेशन कार्ड को जब आप किसी गेट के अंदर स्वैप करते हैं तो वो गेट ओपन हो पाता है। या अगर आप बड़े बड़े होटल्स में भी जाएंगे तो वहाँ पे लॉक और की का कंसेप्ट नहीं होता, वहाँ पे कार्ड स्वैप करना होता है। हर गेट के ऊपर एक मशीन लगी होती है, उस मशीन में जब आप कार्ड को स्वैप करते हैं तो वो गेट खुल जाता है। तो आजकल ये सभी जगह स्मार्ट कार्ड का सिस्टम चालू है, और इस स्मार्ट कार्ड के थ्रू इसमें या तो मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है जो कि अब पुरानी हो चुकी है, ये कंसेप्ट पुराना हो चुका है। अब आजकल मैग्नेटिक स्ट्रिप की जगह ऊपर जो कार्ड है उसके ऊपर एक छोटा सा माइक्रो चिप लगा हुआ आने लगा है, और वो माइक्रो चिप जब किसी ATM मशीन के अंदर या किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन कार्ड्स को यूज़ किया जाता है, तो वो चिप के अंदर की इंफॉर्मेशन रीड कर ली जाती है, उसके अकॉर्डिंग आपके जो भी आउटपुट होता है वो आपको मिल जाता है। स्मार्ट कार्ड रीडर इज़ यूज टू एक्सेस स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन इन स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड जो रीडर होते हैं, अब जैसे आप अगर किसी शॉप पे परचेसिंग करने जाते हैं और आपने जब परचेसिंग कर ली, अब आपको पेमेंट करना है, तो पेमेंट करने के लिए आप जब कार्ड को सामने वाली जो शॉपकीपर है उसको देते हैं, तो वो एक छोटी सी मशीन के अंदर आपका कार्ड को स्वैप करता है, या उस मशीन के अंदर कार्ड को इंटर करता है। और जैसे ही वो कार्ड इंटर करता है, उनका जो डिवाइस होता है वो नेट से कनेक्ट होता है, और आपका जो कार्ड है वो बाय डिफ़ॉल्ट बैंक से कनेक्ट हो जाता है, और जैसे ही वो अमाउंट डालता है, आपका अमाउंट आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से आपकी इन्फॉर्मेशन उस कार्ड के अंदर होती है, और वो कार्ड के अंदर जो इन्फॉर्मेशन वो हम लोग रीड नहीं कर सकते, लेकिन जो मशीन जिसमें उस कार्ड को यूज़ किया जा रहा है वो इजीली उसको रीड कर सकती है।
तो आजकल आप लोग देखेंगे जितने भी एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड आप लोग यूज़ कर रहे हैं या स्मार्ट कार्ड आप यूज़ कर रहे हैं, उसमें अब मैग्नेटिक स्ट्रिप नहीं मिलेगी। लेकिन जो पुराने कार्ड थे, मतलब आज से 3 या 4 साल पुराने कार्ड, उनके ऊपर मैग्नेटिक स्ट्रिप होती थी और उन मैग्नेटिक स्ट्रिप से ही क्या होता था, डेटा रीड होता था। और इसके अलावा भी हमारे पास और भी बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस होती हैं, हम लोग उनकी बात करते हैं। जैसे बायोमेट्रिक सेंसर्स। बायोमेट्रिक सेंसर्स भी क्या है, एक प्रकार से इनपुट डिवाइस है। बायोमेट्रिक डिवाइसेस आर यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग अ पर्सन्स आइडेंटिटी यूजिंग सम यूनिक बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ह्यूमन बीइंग लाइक फिंगरप्रिंट और रेटिना स्कैन, वॉइस और फेस रिकॉग्निशन एक्सेट्रा। अब देखिए, बायोमेट्रिक डिवाइसेस जो होती है इसका हम लोग डेली यूज़ करते हैं। जैसे हम हमारे स्कूल में ही अगर बात करें तो हमें मॉर्निंग में आकर थंब इम्प्रेशन देना होता है। तो थंब इम्प्रेशन क्या करता है, एक डिवाइस होती है जो हमारे थंब इम्प्रेशन को ले लेती है और वो इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेती है कि हाँ, ये पर्टिकुलर फैकल्टी स्कूल में एंटर हो चुके हैं और उनका किस टाइम पे पंचिंग हुआ है या किस टाइम पे उनका थंब इम्प्रेशन यहाँ पे आया है, वो टाइमिंग भी नोट हो जाता है। तो उससे हमारे लिए अटेंडेंस लगाने की ज़रूरत नहीं होती और ना ही हमें टाइमिंग के लिए हमें कहीं पे मेंशन करना पड़ता है कि पर्टिकुलर फैकल्टी इस टाइम पे आई थी और इतनी लेट थी या इतनी जल्दी थी। वो जैसे ही हम लोग स्कूल के अंदर इंटर करते हैं या जैसे ही हम लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंटर करते हैं, थंब इम्प्रेशन दिया जाता है, आपका उस समय का टाइम और आपके आइडेंटिफिकेशन दोनों नोट हो जाती है। तो इस प्रकार से क्या हो सकता है कि बायोमेट्रिक सेंसर्स का यूज़ करते हैं। आपने भी बायोमेट्रिक सेंसर्स का यूज़ किया है। आपको मैं बताऊं, अगर आप लोगों ने जैसा आधार कार्ड बनवाए होंगे तो आधार कार्ड में भी आपका रेटिना स्कैन हुआ था, आपकी 10 उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स लिए गए थे। तो जिसके ऊपर रेटिना स्कैन हुआ था, जिस डिवाइस के थ्रू, वो बायोमेट्रिक सेंसर था। जिस पे आपने अपने फिंगरप्रिंट्स दिए थे वो भी बायोमेट्रिक सेंसर्स था। आजकल जो मोबाइल आते हैं उसमें वॉइस रिकॉग्निशन और फेस रिकॉग्निशन होता है। तो वॉइस रिकॉग्निशन और फेस रिकॉग्निशन के भी थ्रू क्या होता है, ये भी एक प्रकार से बायोमेट्रिक सेंसर ही होते हैं। आपने अपने मोबाइल में पासवर्ड डाल रखा है फेस रिकॉग्निशन का, तो जब तक आपका फेस आपके मोबाइल के सामने नहीं आएगा तब तक आपका मोबाइल का लॉक अनलॉक नहीं होगा। या आपने वॉइस कुछ कर रखी है, जैसे अगर आपने एक शिवाजी मूवी देखी हो तो शिवाजी मूवी के अंदर एक लैपटॉप रहता है जो रजनीकांत का होता है, उसकी आवाज़ से ही वो खुल पाता है और अगर कोई इसको और खोलने की कोशिश करता है तो वो लैपटॉप नहीं खुल पाता। तो वहाँ पे जो टेक्निक यूज़ की गई है वो बायोमेट्रिक सेंसर्स है और बायोमेट्रिक सेंसर्स के थ्रू ही क्या होता है, हम लोग कम्युनिकेट, मतलब हमारा जो इनपुट है वो सिस्टम तक पहुँच पाता है। जनरली दिस डिवाइसेस आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ पर्सन, mark attendance of employees in the organization or to provide restricted entry for the secured area। अब जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए या उसकी अटेंडेंस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन में जो अटेंडेंस लेने की प्रॉब्लम होती है, या तो एक कोई व्यक्ति हो जो फिजिकली क्या करें, आपकी रोज़ की अटेंडेंस ले और रोज़ की अटेंडेंस को क्या करे, अपडेट करे, या वहाँ पे एक डिवाइस लगा दी जाए उसकी जगह जिसको हम लोग बायोमेट्रिक सेंसर बोलेंगे। वो डिवाइस क्या करेगी, व्यक्ति जब इंटर होगा तो अपना कार्ड स्वैप करेगा या अपना थंब इम्प्रेशन देगा तो उसकी एंट्री क्या मानी जाएगी, वहाँ पे वैलिड मानी जाएगी और उसका टाइमिंग भी नोट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग बायोमेट्रिक सेंसर्स का यूज़ करते हैं। और ये अगर आप किसी सिक्योर्ड एरिया में जाएंगे, जैसे अगर आप आर्मी एरिया में जाते हैं, अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट के एरिया में जाते हैं, अगर आप स्पेस रिसर्च जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उसमें जाते हैं, या कोई भी गवर्नमेंट के बड़े बड़े जो मंत्रालय वगैरह हैं वहाँ पर अगर आप लोग जाते हैं मिनिस्ट्री वगैरह में, तब आपको वहाँ पे इन सेंसर्स का यूज़ सबसे ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि इन सेंसर से ही व्यक्ति की आइडेंटिफिकेशन ईजिली की जा सकती है। क्योंकि आप अपने आँखों के रेटिना को नहीं बदल सकते, आप अपने फिंगर के प्रिंट्स को नॉर्मली नहीं बदल सकते, उसमें कुछ होते हैं अप्स एंड डाउन। क्योंकि माना जाता है कि 10 लाख लोगों में किसी एक व्यक्ति के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं या रेटिना स्कैन मिलता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम लोग बायोमेट्रिक सेंसर्स का यूज़ करते हैं। आजकल डिजिटली इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। और मैं आपको एक और एग्जांपल बताऊं, जब आप किसी बैंक में जाते हैं तो बैंक में जो व्यक्ति सिस्टम पे बैठा होता है या जो क्लर्क होते हैं, वो आजकल पासवर्ड डालने का वहाँ पे सिस्टम नहीं है, वहाँ पे उनको थंब इम्प्रेशन देना पड़ता है, तब जाके उनका सिस्टम अनलॉक हो पाता है। तो थंब इम्प्रेशन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मैंने पासवर्ड याद कर लिया, मैं जाकर उस सिस्टम पर बैठ जाऊँ और उनका अकाउंट एक्सेस कर लूँ तो ये तो गलत हो जाएगा। तो इस कारण से हम लोग किसका यूज़ करते हैं, थंब इम्प्रेशन का यूज़ करते हैं। और बैंकिंग सेक्टर में भी इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अब और भी कुछ हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं, अपन उनकी बात करते हैं। जैसे
सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला डिवाइस था, मैं अगर इसको था बोलूँ तो कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी। था इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल हम लोग, हमारे सभी के पास मोबाइल है, हम लोग फ़ोटो क्लिक करते हैं, वही हमारा स्कैनर बन जाता है। लेकिन जब फ़ोटो क्लिक करने की इतनी अच्छी फैसिलिटी हमारे पास नहीं थी तो हम लोग किसका सबसे ज़्यादा यूज़ करते थे? स्कैनर का। स्कैनर का आज भी सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन ऑफिसेस में यूज़ होता है। लेकिन जनरली हमें अगर किसी को कोई पिक्चर भेजना होती है, किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का हमें कोई इमेज किसी को भेजना होती है तो हम उसका फ़ोटो क्लिक करते हैं और सेंड कर देते हैं। लेकिन जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होते हैं उनके लिए हमें स्कैनर की ज़रूरत पड़ती है। स्कैनर इज़ एन इनपुट डिवाइस दैट ऑप्टिकली स्कैन इमेजेस, टेक्स्ट और एन ऑब्जेक्ट एंड कन्वर्ट इट टू द डिजिटल इमेज। स्कैनर क्या होता है? ये एक प्रकार से इनपुट डिवाइस होती है जो इमेजेस को, टेक्स्ट को, ऑब्जेक्ट को क्या कर लेती है? ऑप्टिकली स्कैन करती है और उसको डिजिटल इमेज में बदल देती है। इट वर्क्स लाइक अ डिजिटल फोटोकॉपियर डिवाइस एंड जनरली यूज टू स्टोरिंग, एडिटिंग, रीप्रिंटिंग ऑफ इमेज और डॉक्यूमेंट। ये एक प्रकार से फोटोकॉपी मशीन जैसा ही काम करता है, लेकिन यहाँ पे हमें दूसरी कॉपी फिजिकल फॉर्म में नहीं मिलती। यहाँ पे दूसरी जो कॉपी होती है वो सिस्टम के अंदर सेव हो जाती है। स्कैनर काउंट्स इन द फॉलोइंग टाइप्स। अगर हम लोग स्कैनर के टाइप की बात करें तो अलग अलग टाइप के स्कैनर हमको देखने को मिलेंगे। एक होता है हैंड हेल्ड स्कैनर। हैंड हेल्ड स्कैनर जो होता है ये छोटी साइज़ का होता है और इसमें जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं? रोल किए जाते हैं। मतलब यहाँ पे छोटा सा एक स्कैनर होता है, आप यहाँ पे नीचे इमेज देख सकते हैं। इस इमेज में यह हाथ में एक स्कैनर पकड़ा हुआ है और किसी ऑब्जेक्ट का अगर आपको स्कैनिंग करना है तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर इसको क्या किया जाता है? रोल किया जाता है, तो उसकी इमेज हम लोग स्कैन कर पाते हैं। एक होता है ड्रम स्कैनर। ड्रम स्कैनर थोड़ा सा बड़ा होता है, इसको हम मीडियम साइज़ में रखते हैं और ये बिल्कुल ड्रम जैसा होता है। इसको हम लोग जनरली फैक्स मशीन और इन चीज़ों के साथ यूज़ करते हैं। और एक होता है फ्लैट बेड स्कैनर। फ्लैट बेड स्कैनर जो है इसका आप डायग्राम इमेज है वो नीचे देख सकते हैं। ये फ्लैट बेड स्कैनर आपको जनरली सारे ऑफिसेस में मिल जाएगा क्योंकि ये सबसे अच्छी डिवाइस होती है किसी भी डॉक्यूमेंट को रीड आउट करने के लिए या किसी भी डिवाइस को इजीली उसकी डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। अब आज हमने जितना पढ़ा ये सारी इनपुट डिवाइसेस थी। अब इसके आगे हम लोग देखने वाले हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। मतलब यहाँ पे अभी भी हमारे इनपुट डिवाइसेस वाला पार्ट अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो अब जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा तो उसमें हम लोग और भी ऑप्टिकल इनपुट डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। तो अपन आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।